एग्रीकल्चर में, जी हाँ स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पशुपालन में कांकरेज के ऊपर। कांकरेज है, ठीक है, क्वेश्चन ही बना देते हैं आपके लिए। कांकरेज है क्या स्टूडेंट्स? कांकरेज जो है वो एक किसी भैंस का नाम है क्या स्टूडेंट्स? ये किसी गाय का नाम है क्या स्टूडेंट्स? ये किसी बकरी का नाम है क्या स्टूडेंट्स? ये किसी सुअर का नाम है? बताइए कांकरेज क्या है जी। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कांकरेज इज आ, सर कांकरेज बोले सर एक गाय है। कांकरेज क्या है बच्चों? गाय है। क्या आप लोगों ने कांकरेज गाय को देखा है? कोई है जिसने कांकरेज गाय को देखा? बोल सर नहीं देखे। मैक्सिमम बच्चे यही बोलेंगे कि नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि कांकरेज गाय का ज्यादा आप लोगों ने, ठीक है, नाम नहीं सुना है। चलिए, लेकिन यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ सर हमने इस गाय को देखा हुआ है, ठीक है। मूवी वगैरह में आपने इस गाय को बहुत देखा होगा। साउथ की मूवी जब भी आपने देखा होगा तो साउथ की मूवी में क्या ऐसी गाय देखा जिनकी बिल्कुल शानदार सींग होती है? देखा है? साउथ की मूवी में इनके बैलों को भी देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। बहुत लंबी लंबी सींग होती है और इनका कलर भी ऐसा ही होता है। किसी भी गाय को आपको दिखा दें, ठीक है जी, यदि इनके बैलों को आपको दिखाया जाए, ठीक है, तो भी स्टूडेंट्स वो ऐसे ही नजर आएंगे। उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार इनकी जो है क्या होती है, सींग होती है। देख रहे होंगे सींग बहुत ज्यादा इनकी हैवी है। बोलिए यस सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया साहीवाल जो गाय है, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो सर साहीवाल गाय का उत्पत्ति स्थान मांडगुमरी है, पाकिस्तान। साहीवाल का पाकिस्तान से है। बोले यस, साहीवाल पाकिस्तान की लाल कलर की होती है देखने में, ठीक है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फिर कांकरेज का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? क्या इसका भी पाकिस्तान है? क्या साहीवाल सबसे फेमस गाय लाल कलर की होती है, आपने देखा होगा, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? पाकिस्तान। तो क्या इसका भी उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान है? जी। तो स्टूडेंट्स आपने नाम सुना है इसका ओरिजिन प्लेस? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ओरिजिन प्लेस, जिसे हम लोग कहते हैं उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान स्टूडेंट्स कच्छ है, कच्छ। अब ये कच्छ कहां आता है? कोई बताएगा कच्छ कहां आता है? सर कच्छ आता है गुजरात में। कच्छ एक शहर है, किसका? गुजरात का। तो स्टूडेंट्स गुजरात से जुड़ा जुड़ा है पाकिस्तान। गुजरात की बॉर्डर से पाकिस्तान लगा हुआ है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल लगा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, ठीक है, भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है जी, पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट्स जैसे हमारे यहां अहमदाबाद है क्या हमारे यहां अहमदाबाद? बताओ क्या हमारे यहां अहमदाबाद है? बोले हाँ सर बिल्कुल अहमदाबाद है। कहां है बच्चों अहमदाबाद? बताओ। अहमदाबाद क्या गुजरात में है? अहमदाबाद क्या गुजरात में है? बोले जी सर हम तो यही पढ़े हुए हैं। अहमदाबाद जो है कहां है? सर अहमदाबाद गुजरात में। लेकिन यदि मैं कहूं कि अहमदाबाद पाकिस्तान में है तो क्या मानोगे? मैं आपसे कहूं कि अहमदाबाद जो है पाकिस्तान में है, मानोगे? तो स्टूडेंट्स जब बंटवारा हुआ तो हमारा पंजाब जो है उसका आधा भाग पाकिस्तान के पास में है और आधा अहमदाबाद वाला जो भाग है वो भी पाकिस्तान के पास में। तो जैसे हमारे शहर का नाम पंजाब है और हमारे शहर का नाम क्या है? अहमदाबाद है, वैसी पाकिस्तान के पास में भी दो शहर हैं, ठीक है, अहमदाबाद नाम का भी मिलेगा और पाकिस्तान नाम का भी मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए बनेगा आप लोगों से।
फिर स्टूडेंट्स यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए ये जो गाय है क्या ये दूध देने वाली है या स्टूडेंट्स ये भारवाहक है, मतलब क्या ये मिल्किंग काऊ है या ये ड्राफ्ट काऊ है। पेपर में आता है, एक होता है कौन सा सर, एक होता है मिल्किंग काऊ या और दूसरे नाम से जानते हैं मिल्चिंग काऊ या और नाम से जानते हैं डेयरी काऊ, ये नाम से जाना जाता है, ये इनके नाम है जी। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब होता है दुधारू, इसका मतलब क्या होता है, मिल्च भी कहते हैं इसको, मिल्च, मिल्च भी कहा जाता है, दुधारू गाय। और एक होता है कौन सा सर, एक होता है हमारा भारवाहक। भारवाहक मतलब जो जानवर क्या होते हैं, वजन वाले होते हैं, जिनका ज्यादा से ज्यादा वजन होता है, उन्हें कहा जाता है ड्राफ्ट काऊ, भारवाहक गाय। तो ये बताइए ये गाय दुधारू वाली है या भारवाहक वाली है, किसमें रखा गया है इसको, या इसको दोनों में रखा गया है। तो कांकरेज जो है स्टूडेंट्स, इसकी सींग बस अच्छी खासी होती है, ये है कैसी, तो सर ये दुधारू है। कैसी है, तो ये है हमारी दुधारू, याद रखना दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है, वजन वाली नहीं। वजन वाली क्या होती है कि जिनके बछड़ों से सिर्फ खेती करवाई जाती है, और जो भारवाहक होती है वो दूध कम देती है। कांकरेज अच्छी नस्ल मानी जाती है जी। यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि भैया एक वर्ष में लगभग कितना दूध दे सकती हैं डी, इसका जो लैक्टेशन पीरियड होगा, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड मतलब जी दूध देने का सर्वाधिक समय या कितने दिनों तक दूध देती है, उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और कितना दूध देती हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पर, ठीक है, क्या सर पर लैक्टेशन में कितना दूध देगी, हाउ मेनी मिल्क इन पर लैक्टेशन, ठीक है, मतलब इसका जो दुग्ध काल होगा, दुग्ध काल, दुग्ध काल का मतलब कि भैया ये दूध देने का जो समय होता है वो कितने दिनों का होता है, वो है ये है। तो दुग्ध काल में कितना दूध देती है, तो लगभग स्टूडेंट्स 1400 लीटर दे देगी। कितना लीटर, 1400 लीटर के आसपास में एक लैक्टेशन में, मतलब एक बार यदि इसने किसी बछड़े को जन्म दिया तो ये लगभग लगभग 1400 लीटर तक दूध दे सकती है। बोले चलो अच्छी बात है, लगभग लगभग। और कितने दिनों तक लगती भाई कोई भी गाय, एवरेज, यदि मान चलो आज आपके घर में किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो कितने दिनों तक लगती गाय, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने दिनों तक लगती है गाय, एनीवन बताइए। सर लगभग लगभग वही 300 दिन के आसपास, 300 दिन सही है क्या, 300 दिन, 305 दिन, यही आपको ऑप्शन मिलते हैं, 300 या 305 दिन, ये इनका क्या दूध देने का समय। आज यदि आपके घर में किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो वो 300 दिनों तक दूध देगी। पहले शुरुआत में जो है क्या होता है, दूध ज्यादा देती है, फिर धीरे से और कम हो जाता है, फिर और कम और कम और कम, और धीरे धीरे होते होते लास्ट में 10 लीटर गाय यदि दूध दे रही है तो वो लास्ट तक जाते जाते 2 लीटर 1 लीटर पर भी आ जाती है एंडिंग एंडिंग में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो कांकरेज गाय यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या इसमें सबसे भारी गाय यही है, सबसे भारी नस्ल, मतलब वजन के हिसाब से देखा जाए,
ठीक है, भारवाहक का मतलब होता है कि भैया खेती कार्य के लिए, इसका खेती कार्य नहीं है, इसका वजन ही क्या ज्यादा है जी, क्या इसका वजन ज्यादा है? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसे भारवाहक कहा जाता है, सबसे वजनदार गाय है ये जी। सबसे भारी नस्ल, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भारी नस्ल, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल। सबसे भारी नस्ल इसको कह सकते हैं क्या? यदि आपसे पेपर में आ जाए तो क्या ये सबसे भारी नस्ल होगी? बोले यस सर, क्या लिखेंगे? कांकरेज कैटल आर लार्ज इन साइज, ठीक है जी। आकार वजन के आधार पर ये काफी ज्यादा क्या है, भारी है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स, इसका कलर कैसा होता है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कांकरेज गाय का, ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ कांकरेज काऊ, इसका रंग कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है? क्या स्टूडेंट्स इसका कलर जो है वो रेड होता है? क्या इसका कलर जो है वो येलो होता है? क्या इसका कलर जो है पिंक होता है? क्या इसका कलर जो है वो सिल्वर होता है? कौन से कलर की नजर आती है आपको? रंग बताइए। क्या ये सिल्वर, चांदी से रंग में होती है? बोले यस सर, बिल्कुल होती है। चलिए, चांदी वाला यदि आपको रंग ना मिले, क्या ये ग्रे रंग की होगी? ग्रे, क्या ये ग्रे रंग की होगी जी? देखिए, क्या ये हल्की सी ग्रे सी होती, भूरी भूरी सी जी, जिसे भूसर कहा जाता है, ठीक है, भूरा कहा जाता है, ठीक है, धूसर, ग्रे कहा जाता है, या इसको स्लेटी भी कहा जाता है। नाम अलग अलग है, पेपर में कई बार नाम अलग अलग के साथ में आए हुए हैं, एक ही नाम है, स्लेटी, भूसर, ठीक है, धूसर। बोले यस सर, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे पेपर में दिया है तो बनना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि क्या ये इंडियन काऊ है, यदि पेपर में आए निम्न में से कौन सी गाय भारतीय नस्ल की है, या निम्न में से कौन सी गाय, ठीक है, भारत बंसी है, मतलब भारत उसका उत्पत्ति स्थान है, क्या ये फॉरेन वैरायटी है, क्या ये एग्जोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्ल है या देसी नस्ल है? निम्न में से देसी नस्ल की पहचान कीजिए। विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ इंडियन काऊ? तो क्या ये देसी है? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल देसी है। कैसी है? देसी नस्ल है। और इसका जो वजन है, जो साइज है, जो वजन है, वो वजन कितना है? इसका वजन कितना होता है? 600 किलोग्राम से लेकर 800 किलोग्राम की एक गाय होती है, इतना वजन है इनका, 600 से लेकर 800 के बीच में, काफी ज्यादा वजनदार है ये। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इनकी हम्प होगी? हम्प, हम्प का मतलब होता है कुबड़ होना। क्या इनकी कुबड़ होती है? तो सर, जितनी भी देसी गाय होती है सबकी कुबड़ मिलेगी, जितनी भी देसी गाय होती है सबकी कुबड़ होती है। विदेशी गाय जितनी भी होती है उनकी कुबड़ नहीं होती है। करेक्ट है क्या? देसी गाय का आपने देखा होगा कुबड़ होती है। कुबड़ का मतलब क्या होता है? ऐसा देखा होगा, ऐसा उठा हुआ होता है उनका शरीर, ऐसे ऐसे उठा हुआ होता है, ऐसे निकला हुआ होता है। बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। तो क्या हम्प होता है? तो बोले यस, बिल्कुल हम्प होता है, कुबड़ होती है इसमें। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें ड्यूलैप होता है? ड्यूलैप, क्या इनमें ड्यूलैप होगा? अब ये ड्यूलैप का मतलब होता है गल कंबल, गल कंबल। अब ये गल कंबल क्या चीज होती है? तो फ्रेंड्स, गल कंबल होता है
इनके सामने के दोनों पैरों के आगे और गर्दन के नीचे एक झालर जैसी लटकती है, आपने देखा होगा। एक झालर जैसी लटकती जब गाय चलती है तो उसे गलकंबल कहते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए, ये जो हमारी गाय है कांकरेज गाय, ठीक है, क्या ये गाय डेयरी काऊ है? डेयरी काऊ मतलब डेयरी में पालने लायक है या नहीं है? डेयरी का मतलब होता है दूध का उद्देश्य। क्या ये दूध के उद्देश्य से पाली जा सकती है? बोले यस, बिल्कुल पाली जा सकती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। या है? बताइए, यदि आपसे पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो। बोल सर नहीं, दूध अच्छा खासा है और इनके बछड़े तो काफी महंगे बिक जाएंगे, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो काफी स्टाइलिश दिख रहे हैं, इनके बैलों की कीमत लाखों में होगी। चलिए, तो इसका मतलब है कि भैया ये हमारे डेयरी काऊ हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हो जाए, कैसे क्वेश्चन निकलेंगे पेपर में उन पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि जी। पहला क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन निकलते हैं गाय वाले टॉपिकों से, उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जी, ऑपरेशन फ्लड जी रेफर्स टू, जी, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। जी, ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है किस चीज से है बच्चों, बताओ। क्या ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है ये फ्लड कंट्रोल से है? फ्लड कंट्रोल जी। क्या ये स्टूडेंट्स मिल्क डिक्रीजिंग से है? या स्टूडेंट्स ये सॉइल एरोजन से है? या स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज, कोई नहीं? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ऑप्शन बी, वेरी गुड। मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ना है ही नहीं, बिना पढ़े लगा देंगे आंसर। ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाए देखी जाएगी, ऐसा। चलिए, तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज पढ़ना पड़ेगा ना, पहले पढ़ना है, बिना पढ़े नहीं लगाना है। सर मिल्क डिक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कमी, दूध में कमी, इसका मतलब हो रहा है दूध में कमी। और ये फ्लड का मतलब तो बाढ़ वाला है, बाढ़ से संबंध तो है ही नहीं इसका, ना तो बाढ़ से संबंध है ना तो सॉइल इरोजन है, मतलब भूमि का क्षरण से। इसका क्षरण से भी संबंध नहीं है, भूमि क्षरण मतलब मिट्टी के कटाव से। सर मिट्टी कटाव से संबंध थोड़ी है इसका, ना ही बाढ़ से संबंध है और ना ही दूध में कमी से है। दूध में कमी से थोड़ी था संबंध इसका, किससे संबंधित था? तो सर मिल्क इंक्रीजिंग से था, डिक्रीजिंग से नहीं था। डिक्रीज मतलब कम होना, इसका जो संबंध था ये था मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क को बढ़ाने से, घटाने से नहीं जी, दूध उत्पादन से था, दूध में कमी करने से नहीं था। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने डी आंसर लगाया होगा, बी आंसर लगा दिए। भैया पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, पेपर बनाने वाला ऐसा ही आपको क्वेश्चन देता है जिसमें आप जो है ऐसा लगे हम तो सही करके आ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है, जल्दबाजी में मत रहा करो, जल्दबाजी में रहोगे तो दिक्कत जाएगी फिर आप लोगों को। चलिए,
अब स्टूडेंट जो मिल्क प्रोडक्शन चालू हुआ था, मतलब ऑपरेशन फ्लड जो चालू हुआ था, ये कब चालू हुआ था जरा बताओ। ये भी एक स्कीम है, योजना है, ये भी कब चालू की गई थी इस योजना को? 1970। वेरी गुड। चलिए, एक बच्चे ने कहा 1970, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्या 1 जनवरी 1970, क्या 13 जनवरी 1970, ठीक है, क्या 29 जनवरी 1970, क्या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन सी के साथ, 29 जनवरी। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों से पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1970। कब? 13 जनवरी 1970 को इस योजना को लागू किया गया था, दूध उत्पादन करने के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इस समय वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, मतलब पूरे विश्व में डेयरी फार्म के लिए लोन देने लगे, ठीक है, गाय पालन के लिए लोन दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये कोई, ठीक है, अथॉरिटी रही होगी, जैसे आईसीआर है जो एग्रीकल्चर के सभी कॉलेजों को रेगुलेट करता है, आईसीआर। तो वैसे दूध के लिए भी कोई रेगुलेट होने वाली कंपनी होगी जो सभी चीजों को ध्यान से देखती होगी कि भैया दूध का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कमी तो नहीं हो रही है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है, जी, उन्नत किस्म की गाय पाली जा रही है या नहीं पाली जा रही है। तो क्या ये कोई योजना के थ्रू जब चालू किया गया है तो कोई ना कोई इसमें ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा? बोले यस, बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स उसका नाम है एनडीडीबी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनडीडीबी। ये एनडीडीबी क्या है बच्चों, बताओ जरा। एन डी डी और बी, इसका फुल फॉर्म बताओ, पेपर में आ चुका है। एनडीडीबी स्टैंड फॉर, एनडीडीबी का पूरा नाम है, क्या होगा बच्चों इसका पूरा नाम? ओके, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बहुत ही अच्छा आंसर दिया गया है कुछ बच्चों के द्वारा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्या ये सही है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बोलो जी सर, बिल्कुल सही है। क्या होगा आंसर? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके द्वारा, ठीक है, कब? 13 जनवरी 1970 को योजना चालू की गई और योजना का नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड, जिसमें दूध उत्पादन किया गया, दूध का प्रोडक्शन लक्ष्य रखा गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी न किसी ने तो जिम्मा उठाया होगा जी। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ, जी, ऑपरेशन फ्लड? बताइए, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी योजना के बारे में सोचा? बताइए। डॉक्टर बर्गिस कुरियन। बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। जी हाँ स्टूडेंट्स, भारत में आज जो दूध की कमी नहीं है, दूध जो इतना सस्ता मिल रहा है, इसके पीछे एक ही व्यक्ति, ठीक है, जवाबदार रहेगा, शाबाशी के हकदार रहेंगे, डॉक्टर बर्गिस कुरियन। कौन? ठीक है, डॉक्टर बर्गिस कुरियन। इन्होंने स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन फ्लड चलाया, दूध को बढ़ाने के लिए। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स जब ये ऑपरेशन फ्लड चला तो क्या दूध की क्रांति आ गई, मतलब बाढ़ आ गई, चारों तरफ दूध दूध दूध, हर घर में दूध होने लगा था गांव में? जी,
आज से यदि आप 20 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो हर घर में गाय थी, हर घर में गाय। बोले यस सर, 1970 में चालू हुआ था ना, 1970 में चालू हुआ, चालू करने में और फैलने में आपको समय लग जाता था, पहले इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, घूसखोरी भी ज्यादा चलती थी, ठीक है, पहले उतना ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं हुआ करती थी योजना की। तो 5-6 साल 10 साल तो लगे जाते, मतलब 1980 तक तो लोगों को पता चला होगा, फिर वो बढ़ा होगा। तो 1980 से 2000 का जो दौर था, इस समय हर घर में गाय थी, हर घर में दूध बेचने के लिए। बोले यस सर, और इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और जब ये क्रांति आ गई, बाढ़ जैसी आ गई, जी बाढ़ जैसी आ गई इसी समय, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, जब मैं काफी छोटा था उस समय हम लोग जो है 5 रुपए और 7 रुपए लीटर दूध, ठीक है, बेचने जाते थे डेयरी में। 5 रुपए 7 रुपए रुपए लीटर जो है दूध का, मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो इतना सस्ता दूध हुआ करता था उस समय, तो काफी क्रांति टाइप की आ गई थी, ठीक है। आज के समय में दूध काफी महंगा है। तो क्या इसे पिंक रेवोल्यूशन कहा गया? इसे कोई क्रांति नाम दिया गया था क्या? पिंक रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, कौन सी क्रांति कहा गया इसको, जरा बताओ। श्वेत क्रांति कहा गया। ओके, वेरी गुड, इसको श्वेत क्रांति, इसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। इसे क्या कहा गया? श्वेत क्रांति। तो पेपर में पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यही क्वेश्चन घुमा किया जाए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? कौन है भाई श्वेत क्रांति के जनक? सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। बन जाएगा क्या जी? बोले यस, बन जाएगा। यदि मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, कौन है भैया टॉप पे आज के समय में? सबसे ज्यादा मिल्क कौन उत्पादन कर रहा है? क्या चाइना, क्या इंडिया, क्या अमेरिका? जी, विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड? सबसे टॉप पे कौन है बच्चों? इंडिया। जी हाँ, यही व्हाइट रेवोल्यूशन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं काफी नजदीक से जुड़ा रहा, ठीक है, बचपन में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर काफी रुचि हुआ करती थी मेरी, तो ये मिल्क प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा रिसर्च उस समय मैंने किया। तो आज भी वही व्हाइट रेवोल्यूशन का ये नतीजा है कि इंडिया टॉप पर है। 1970 में जो क्रांति की गई, इंडिया आज भी टॉप पर है। लेकिन इंडिया जो है प्रोडक्ट सेल नहीं करता, इंडिया ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं करता। जी हाँ फ्रेंड्स, नीदरलैंड, ठीक है, आप लोगों के इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये लोग जो हैं इधर दूध के प्रोडक्ट जो हैं काफी ज्यादा सेल करते हैं ये लोग। इंडिया सेल नहीं करता ज्यादा, ये कंजप्शन ज्यादा करता है। कंजप्शन का मतलब क्या होता है? दूध हुआ तो स्वयं खाएंगे पिएंगे, आस पड़ोस वालों को दे देते हैं। आपने देखा होगा आज भी ये प्रथा होती है कि दूध यदि हुआ है तो दूध भले ही हम बेच दें या घर में घी बना लें, ठीक है, दूध पी लें, और जो उसका मठा होता है, मही होता है, वो आजू बाजू वालों को बुला के दे देते हैं। आज भी ये चलन में है। तो हम दूध से बने प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं करते, ये थोड़ा सा इसमें हम पीछे हैं। हाँ, इंडिया टॉप पे है। यदि आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि भैया विच कंट्री प्रोड्यूस दी, ठीक है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड, और आपको सीक्वेंस आ जाए, ठीक है, तो बनाने के लिए जाए इंडिया, 4-5 ऑप्शन आपको साथ में दे दिया जाए, तो इंडिया के बाद में कौन आएगा? यूएसए, अमेरिका। अमेरिका सेकंड नंबर पे है जी। थर्ड में कौन है? थर्ड का कोई नाम बता सकता है क्या जी? थर्ड का नाम है स्टूडेंट्स हमारा पाकिस्तान। जी हाँ स्टूडेंट्स, पाकिस्तान थर्ड नंबर में कौन है? पाकिस्तान है मिल्क प्रोडक्शन में। क्यों है समझ गया होंगे आप लोग। इसका कारण है बेटा, अभी मैं आपको अच्छी अच्छी गाय बता रहा हूं, तो इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान भी है।
साहिवाल पाकिस्तान की है, ये कांकरेज भी पाकिस्तान की है, रेड सिंधी भी पाकिस्तान की है, जो गिर है, गिर के भी कुछ जो वेराइटियां हैं वो भी पाकिस्तान में है। यदि बंटवारा ना हुआ होता, पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा होता और बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा होता, तो आज पूरे विश्व में सबसे टॉप पर हम होते। लेकिन नहीं, जितनी ज्यादा जगह होती है फिर उतना ज्यादा जो है मैनेजमेंट में भी दिक्कत जाती है। जैसे रूस के पास में ज्यादा जगह है, फिर मैनेजमेंट में रूस पीछे हो जाता है। ठीक है, कम जगह का अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे इटली है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। तो कम जगह होती तो आप, जैसे आपके पास में यदि 1 एकड़ जमीन है तो आप उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर लेंगे, और यहीं पर यदि 50 एकड़ जमीन हो, तो 100 एकड़ जमीन आपके पास में हो, तो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो रूस के बाद में सेकंड नंबर में हम ही है, इंडिया, चाइना, जिनके पास में ज्यादा जगह है। तो फिर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, कोई भी कहीं से भी गाड़ी निकाल के लेकर आ जाता है रोड में। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ट्रैफिक रूल कभी नहीं बन सकते इंडिया में न चाइना में, कारण यही है। बोले यस। तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन तो इंडिया करता है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, समझ भी गए होंगे आप लोग क्वेश्चन से। अब यदि मैं आप लोगों को पूछ लूं, ठीक है, ठीक है, क्या आज घोषणा कर दी गई कि भैया मिल्क प्रोडक्शन करना है और कल से मिल्क प्रोडक्शन चालू हो गया होगा क्या? और क्या 4-5 दिन में रिजल्ट मिल गया होगा? कैसा हो सकता है पॉसिबल? बोल सर नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स 3 चरण चलाए गए। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड के लिए क्या किया गया सर? ऑपरेशन फ्लड के लिए 3 चरण चलाए गए जी। ऑपरेशन फ्लड जो चला, इसके 3 चरण थे, याद रखिएगा। पहला चरण कब चलाया गया था, पेपर में आता है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो शुरुआती 1970 से लेकर 1980 के बीच में चलाया गया। इसमें बहुत सारी डेयरी फार्म खोली गई, बहुत से लोग, किसान लोग इसमें जुड़े। फिर जब ये अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो फिर सेकंड फेज लाया गया और नई टेक्निक के साथ में, जैसे 1981 से 1985 तक चलाया गया। 1981 से 1985 तक बस चलाया गया, केवल 5 साल। ठीक है, फिर क्या किया गया सर? फेज थर्ड लाया गया। थर्ड मतलब और ज्यादा डेवलपमेंट किया गया इसमें। तो ये 1985 से कहां तक चला? 1996 तक चला, 1996 तक। तो ये 3 चरण चलाए गए। पहले चरण का अलग लक्ष्य, दूसरे चरण का अलग लक्ष्य, तीसरे चरण का अलग लक्ष्य। तो 3 चरणों में पेपर में आता है ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में चलाया गया, तो इसे 3 चरणों में चलाया गया। याद रखिएगा, पेपर में दिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बनेगा क्या? नहीं बनेगा? चलिए, बनेगा आप लोगों से। ओके, अब स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ये जो हमारी कांकरेज गाय है या साहिवाल है या गिर है या कोई भी देसी गाय है, ये स्टूडेंट्स एक दिन में कितना गोबर देती है? काऊ डंक, ठीक है, इन आ डे, एक दिन में गाय का गोबर, ठीक है, कितना होता है बच्चों एक दिन में गाय का गोबर? क्या स्टूडेंट्स गाय जो है वो 5 या 6 केजी गोबर देती है, या गाय स्टूडेंट्स आपका 8 से 10 केजी देती है, या स्टूडेंट्स गाय जो है वो 10 से, ठीक है, 13-14 केजी के आसपास दे सकती है, या स्टूडेंट्स ये 15 से 20 केजी के आसपास दे सकती है? जी, जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके साथ आपको जाना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहते हो? जी हाँ स्टूडेंट्स, गाय एक दिन में जो है लगभग 10 केजी से 12 केजी देती है। 10 से 12 केजी देती है। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों 10 से 12 वाला? 10 से 12 वाला
तो सर 10 से 12 वाला यही फिट बैठ रहा है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। रट के जाओगे 10-12 तो दिक्कत होगी। तो ऑप्शन को देखना है हमें कि ऑप्शन क्या डिमांड कर रहा है। चलिए बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स जो काऊ डंक होता है, गाय का जो गोबर होता है, तो क्या स्टूडेंट्स इससे कोई गैस बनाई जाती है क्या? क्या काऊ डंक से कोई गैस बनाई जाती है? मतलब गोबर से क्या कोई गैस बनाई जाती है? बोले हाँ सर, गोबर गैस कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? गोबर गैस। गोबर गैस को क्या बायोगैस भी कहा जाता है? बोले यस सर, बायोगैस के नाम से जाना जाता है इसको, बायोगैस। बोले हाँ जी बिल्कुल। बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है बताओ? क्या बायोगैस में जो है CH4 पाया जाता है, या बायोगैस में CO2 पाया जाता है, या बायोगैस में हाइड्रोजन पाया जाता है, या बायोगैस में N2 पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पाया जाता है मीथेन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सर? मीथेन पाया जाता है। कितना परसेंट? तो सर 50 से लेकर 70% के आसपास में, कुछ भी हो सकता है, वो गाय की गोबर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होगा। 50 से 70% के बीच में हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकता है सर? 30 से 40% के आसपास में हो सकता है। H2 कितना हो सकता है सर? 5 से 10% के आसपास में हो सकता है। नाइट्रोजन कितना होता है सर? 1 से 2% तक हो सकता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का H2O हो सकता है, पानी? क्या वाटर वेपर हो सकती है? क्या पानी हो सकता है इसमें? बोले हाँ सर, गोबर जो है वो हल्का सा गीला होता है, ठीक है, तो उसमें 0.3% क्या होती है सर? ये गीलापन मिल जाएगा आपको। क्या स्टूडेंट्स इसमें H2S हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड? क्या इसमें H2S हो सकता है? बोलिए सर, हो सकता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब पॉइंट में होगा, उसको अपन ना भी लिखे तो बेटर, लेकिन H2S होता है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि सबसे कम क्या होता है बताओ? बायोगैस में सबसे कम क्या होता है? सबसे कम H2S। सबसे कम H2S। सबसे ज्यादा CH4, जिसका नाम बच्चे बच्चे को पता है। इसको क्या कहा जाता है सर? मीथेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मीथेन के नाम से जाना जाता है। जो ज्वलनशील होती है, इससे चूल्हा भी जलाया जाता है गोबर गैस से। गांव में आपने देखा होगा कि गोबर को घोल कर क्या करते हैं? गैस बना लेते हैं गोबर गैस में। बोले यस, देखा हमने। तो स्टूडेंट्स ये गाय के गोबर से बनता है गोबर गैस। चलिए, कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, ये भी यहां से पेपर में आएगा कि भैया कौन सा तत्व जो है गाय के गोबर में नहीं पाया जाता है, या कौन सा तत्व गाय के गोबर में पाया जाता है। बन जाएगा क्या? देख लो, बनेगा। चलिए ठीक है, बनना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स हमारी जो कांकरेज गाय है, हमारी जो कांकरेज गाय है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है? एग्जॉटिक ब्रीड मतलब क्या ये हमारी विदेशी नस्ल है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारी जैवियन कैटल है? ठीक है, जैवियन, ठीक है, कैटल है? या स्टूडेंट्स ये हमारी, ठीक है, चाइनीज कैटल है? ठीक है, कौन सी? चाइनीज कैटल? या स्टूडेंट्स ये हमारी इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज? बताइए कांकरेज क्या है? बी ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं भाई? बी क्यों होगा? बी के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं आप?
बी जाएंगे पक्का? तो स्टूडेंट्स यदि आप बी के साथ जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। जैववन कैटल का मतलब होता है कि भैया एशिया महाद्वीप में जो भी गाय उत्पत्ति स्थान है, एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ठीक है, ऐसी जगह पर यदि कोई उत्पत्ति हुई है गाय की, ठीक है, तो ये सब की सब जेबुअन होती, जेबू कैटल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेबू। जेबू मतलब होता है कि भैया ये भारतीय मूल की है, भारत के आसपास में ये आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो बन जाएगा क्या? यहां से यदि पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देख लीजिए, बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए राठी गाय का उत्पत्ति स्थान कहां है? राठी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जरा बता दो। जी, कहां पाई जाती है? जी, तो स्टूडेंट्स राठी गाय जो है हमारे गुजरात में पाई जाती है, या ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, या ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, या स्टूडेंट्स ये राजस्थान में पाई जाती है राठी? जी, सोच के जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है जवाब। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स सीरियल वगैरह भी देखा होगा, राठी सरनेम वाले लोगों के जितने भी आपने सीरियल देखे होंगे, राठी सरनेम वाले कहाँ के लोग मिलते हैं जरा बताओ सर? राठी वाले सरनेम वाले जितने भी लोग मिलेंगे हमें, वो सब के सब कहाँ के मिलेंगे? वो मिलेंगे राजस्थान के। कहाँ के मिलेंगे? राजस्थान के मिलेंगे। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक, सही बात है। तो राजस्थान इसका जो है उत्पत्ति स्थान है राठी गाय का। चलो, अब यदि मैं आप लोगों से पेपर में पूछ लूं, डायरेक्ट ऐसे एक क्वेश्चन रख दूं, राठी गाय किस रंग की होती है? राठी गाय किस रंग की होती है? कोई बताएगा मुझे राठी गाय के बारे में? क्या ये लाल होती हैं, चितकबरी होती हैं, भूरी होती हैं, नीली होती हैं, काली होती हैं, पीली होती हैं, हरी होती हैं? किस रंग की होती है जरा बताओ, बिना ऑप्शन के बता सकते हो क्या? सर नहीं बता सकते। चलो, यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे देखा है, ये तो हमारे गांव में मिल जाएगी, हमारे शहर में मिल जाएगी। जी, यदि मैं आपको दिखाऊं तो हर गांव शहर में आप लोगों को ये गाय जरूर देखने को मिल जाएगी। चलिए, गाय दिखाते हैं आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स ऐसी गाय आपने देखा है अपने आसपास में कहीं ना कहीं, सड़क के किनारे आते जाते हुए कहीं? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। राठी गाय देखा होगा आप लोगों ने, चितकबरी गाय कहते हैं इनको। कौन सी गाय कहा जाता है बच्चों इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है चितकबरी, सुना होगा। बोले यस सर, ये भी कैसा नाम है, चितकबरी। ठीक है, तो इनके रंग बिरंगी होती हैं, मतलब 3-4 प्रकार के रंगों से मिली हुई होती हैं ये। तो आई होप कलर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या इनका जो कलर है वो चितकबरा हम बोल सकते हैं? बोले यस सर, चितकबरा, चितकबरी बोल सकते हैं। चलिए, ओके, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसके कलर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जी, रंग बिरंगा, मल्टी कलर। जी, क्या कहेंगे? मल्टी कलर बोलेंगे? जी नहीं, आपने अभी देखा इसका कलर जो है हल्का सा लाल सा है, लेकिन लाल नहीं है, ज्यादा लाल थोड़ी है। ठीक है, राठी गाय का जो कलर है वो क्या, ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखो, ब्राउन इन कलर। बॉडी का ज्यादा कलर जो है वो ब्राउन है, विथ व्हाइट पैचेस। पैचेस मतलब होते धब्बे, बीच बीच में धब्बे हैं बॉडी में, ऑल ओवर दी बॉडी, ऑल ओवर दी बॉडी। जी, भूरे रंग के धब्बे, मतलब भूरे रंग का इसका पूरा रंग होगा, भूरा रंग, तथा ठीक है पूरे अंग पर, पूरे अंग पर भूरा रंग है, और पूरे शरीर पर लिख लो और भी बेटर रहेगा आपके लिए, तथा पूरे शरीर पर सफेद चकते, सफेद चकते
होते हैं। क्या ये होगी स्टूडेंट्स इसकी पहचान? भैया कल को यदि आपको पेपर में फोटो आ जाए, एग्जाम में आजकल पिक्चर के साथ आने लगे हैं, पिक्चर दी आपको जाए ऐसी गाय की और पहचान में करने के लिए जाए भैया पहचान कीजिए, क्या होगा? तो ये राठी गाय की पहचान है। चलो, राठी गाय राजस्थान में होती है। राजस्थान में कहा? गंगानगर, जैसलमेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर। नाम सुना आपने? बीकानेर की भुजिया वगैरह भी आती है मार्केट में, खाया भी होगा आप लोगों ने। बोले यस सर खाया है। बस वहीं पर इसका उत्पत्ति स्थान हुआ, उसी इलाके में। चलिए, तो आई होप बन जाएगा आप लोगों से। कहां कहां? तो बीकानेर उत्पत्ति स्थान का मतलब होता है कि पहली बार इसको कहां देखा गया और इनकी ज्यादा मात्रा कहां मिलती है। उत्पत्ति स्थान जिसे हम लोग कहते हैं ऑरिजिन प्लेस, ठीक है, जहां इनको पहली बार देखा गया, तो वो है बीकानेर। बीकानेर में ये देखने के लिए मिल जाएगी। और कहां मिल जाएगी? तो स्टूडेंट्स ये आपको मिल जाएगी गंगानगर में, ठीक है। गुजरात राजस्थान का एक शहर है गंगानगर, गंगानगर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। क्या जैसलमेर भी इसमें शामिल है? यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया क्या जैसलमेर लिख सकते हैं, बताओ। बोले यस बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की राठी गाय की विशेषता है। यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए ये कितना दूध देगी, मिल्क इन पर लैक्टेशन, जी, मतलब इसका जो दुग्ध होगा वो कितना होगा? दुग्ध प्रति ब्यात, जिसे हम लोग कह सकते हैं और दूसरे नाम से दुग्ध प्रति ब्यात, मतलब एक ब्यात में कितने ना दूध ये दे सकती है? 1500, हाँ बिल्कुल 1200-1500 के आसपास में, 1200-1500 के आसपास में ये दूध दे सकती हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1200 से 1500 लीटर इनका दूध होता है। जी, क्या स्टूडेंट्स इनके बछड़ों से कृषि करवा सकते हैं? क्या ये कृषि योग्य होते हैं? बोलो यस सर कृषि योग्य होते हैं ये इनके बछड़े। जी, इसका लोकल नेम क्या है बच्चों? लोकल नेम राठी का गाय का अन्य नाम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या है इसका अन्य नाम? तो स्टूडेंट्स इसका अन्य नाम है राठ। राठी से ही बन गया है राठ, तो ये इसका क्या है? अदर नेम है। यदि आपसे अन्य नाम यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना अन्य नाम में आता है राठ। चलिए ओके, अब स्टूडेंट्स राठी गाय किस गाय से तैयार की गई है? क्योंकि राठी नाम की गाय नहीं होती थी, राठी गाय को बनाया गया है। राठी गाय भगवान ने बना के नहीं पहुंचाए हैं, इंसानों ने तैयार किया इसको, क्रॉस करवा के। क्रॉस करवाया गया किसका किससे? किसका किससे क्रॉस कराया गया भैया जरा बताओ, यदि पेपर में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स ये जो गाय है क्या ये साहीवाल और थार पारकर का क्रॉस है? जी, साहीवाल और किसका? तो स्टूडेंट्स थार पारकर यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना साहीवाल और थार पारकर, क्या दोनों के मिलने से जब दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ क्या उस गाय का नाम राठी रखा गया? क्योंकि ना तो वो साहीवाल के जैसे पूरा पूरा है, ना तो वो थार पारकर के जैसे पूरा पूरा है, दोनों का कॉम्बो है। दोनों का क्या है? कॉम्बो है। बोले यस सर, साहीवाल के जैसे उसका हल्का सा रंग है,
तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि भैया बताइए राठी गाय किस गाय से संबंधित है। तो ये या साहिवाल और थारपारकर का क्रॉस किस गाय को कहा जाता है, तो इसी गाय को कहा जाता है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसमें ड्यूलप होगी, मतलब गलकंबल होगा, बोलिए यस सर। देसी गाय है, देसी गाय जितनी भी होगी इसमें ड्यूलप होगा। क्या इन गाय में हम्प होगा, हम्प मतलब कुबड़ होगी, बोलिए यस, इस गाय में भी कुबड़ मिल जाएगी देखने के लिए। देसी गाय है मतलब कुबड़ होगी और ड्यूलप हो जाएगा। चलिए, अब आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, राठी गाय का उत्पत्ति स्थान इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? इस गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? बोल सर इंडिया है। गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया है। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, जी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले समझिएगा। अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग bovine animals of India, the breed is, जी क्या आपसे पूछा जा रहा है, जरा देखिए, अभी आंसर नहीं देना है आप लोगों को, पहले जरा समझना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर कहा गया है बोबाइन एनिमल। अब ये क्या चीज होती है, जिसको नहीं मालूम होगा तो उसको तो दिक्कत ही दिक्कत है। बोबाइन एनिमल का मतलब क्या होता है बच्चों? एनीवन कोई बताएगा बोबाइन का मतलब क्या होता है? जी, निम्न में से कौन सांड नस्ल गाय है? बोमाइन का मतलब होता है सांड नस्ल, या इसे कहा जाता है गौ जातीय। इसे क्या कहा जाता है? गौ जातीय कहा जाता है, जो मतलब जो काफी ज्यादा हैवी होता है, सांड जैसे होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन जरा देखिएगा, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारी थारपारकर आएगी? क्या इसमें थारपारकर आएगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारी कांकरेज आएगी? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारी राठी आएगी? क्या स्टूडेंट्स इसमें बोथ, ठीक है, बी एंड सी आएगा? बताओ क्या होगा राइट आंसर? बेस्ट पूछा जा रहा, बेस्ट। जी, तो स्टूडेंट्स राठी गाय के भी क्या किए जाते हैं सर? राठी गाय के भी सांड तैयार किए जाते हैं, जिनसे खेती करवाते हैं और क्या करते हैं, गाय को, ठीक है, क्या किया जाता है, गर्भधारण करवाया जाता है। तो सर राठी गाय के भी है, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि अमंग द फॉलोइंग बोबाइन एनिमल ऑफ इंडिया द ब्रीड इज, क्या होगा भाई? ठीक है, तो सर क्या थारपारकर होगा? तो बोलिए यस थारपारकर होगा। क्या कांकरेज होगा? तो सर क्या कांकरेज होना चाहिए? बोलिए यस सर, कांकरेज और राठी के किए जाते। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो हमें डी लगाना पड़ेगा। इस ऑप्शन के साथ चलेंगे तो डी लगा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के क्या करते हैं सर? सांड तैयार करते हैं। निम्न में से कौन सांड नस्ल गाय है? तीनों हैं, तीनों के सांड बनते हैं। आपने गलत आंसर लगाया है, तीनों के सांड होते हैं बेटा, सांड होंगे तभी तो आगे उनकी जनरेशन बढ़ रही है। कैसा कर रहे हो आप लोग भैया? सांड रहेंगे तभी तो उनकी नस्ल आगे बढ़ रही, नहीं बढ़ रही है?
बताओ, थारपारकर, कांकरेज, राठी, इनके सांड तैयार होते होंगे नहीं होते होंगे? बढ़िया सर। चलो, तो फिलहाल ऑप्शन के आधार पर ये दोनों होगा। चलो मैं आपको यहां पर एक ऑप्शन दे दूं, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, क्या अब ये तीनों भी हो सकते हैं? क्या ये अब तीनों भी हो सकते हैं? जरा देखो, एक ही क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन के कारण आप आंसर बदल लेंगे। बोले हाँ सर तीनों होंगे अब, क्योंकि थारपारकर के भी होते हैं, कांकरेज का भी, राठी का भी। इस आधार पे हम अब डी के साथ भी जाएंगे, इससे पहले भी डी के साथ गए थे। चलो, अब यहां पर मैं बोल दूं, निम्न में से कौन सी, ठीक है, कौन सबसे अच्छा, सबसे अच्छा सांड नस्ल गाय है? सांड नस्ल सबसे अच्छा, ठीक है, दी बेस्ट ब्रीड, बेस्ट, अच्छा जी। और अब ऑल ऑफ दिस भी दे दिया जाए, ऑल ऑफ दिस दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, क्या आप सबके साथ जाना चाहोगे? बोल सर नहीं, अब आप जो कहना चाह रहे थे वो होगा, सबसे अच्छा सांड इनमें से किसका होगा? कांकरेज का सबसे अच्छा सांड होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया भी था कितने शानदार, कितने सुंदर कांकरेज गाय के बैल नजर आ रहे थे। देखा था आप लोगों ने कांकरेज गाय को? देखा है? बोले यस सर बिल्कुल देखा है। चलिए, कांकरेज गाय यदि आप देखेंगे तो इनके सांड जो है आपको सबसे अच्छे नजर आएंगे जी। पूरे इंडिया में सबसे अच्छे सांड कौन से होते हैं? कांकरेज गाय वाले होते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं यदि आप देखोगे, ठीक है, तो आपको पसंद भी आएंगे। देखा है नहीं देखा है बताओ? तो सर बिल्कुल देखा हुआ है जी। ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कांकरेज गाय के सांड। जरा देखो, क्या ये सबसे बढ़िया है? इसको बेस्ट क्यों कहा गया? जरा देखो, बोलिए सर बेस्ट ये है। बेस्ट शब्दों का फर्क है बेटा। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे अच्छा ना आए, यदि ये दो शब्द ना आए, बेस्ट ना बोला जाए, तो फिर जो भी आंसर में आपको मिलेंगे सबके सब बन जाएंगे। यदि बेस्ट आ गया तो फिर कांकरेज के साथ जाओगे, क्योंकि भैया इनके जो सांड रहेंगे वो भारी भरकम रहेंगे। बोले यस सर। तो क्या ये टॉपिक बन जाएगा आप लोगों को? आज हमने आप लोगों को कांकरेज गाय बता दिया, ठीक है, राठी गाय बता दिया, और बायोगैस भी साथ में कवर करवा दिया, और ऑपरेशन फ्लड भी बता दिया, ठीक है। तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में लगातार आए हैं सभी कवर करा दिए हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।